हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हम लोगों ने रिलेशन वाले टॉपिक को पूरे अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। देखिए, फंक्शन समझने से पहले हमें रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, और रिलेशन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्या कर लिया है, समझ लिया है। तो एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी पे बेस क्या है, फंक्शन है। देखिए, रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो नॉन इम्पैरेटिव सेट होना चाहिए ए और बी, और इसका क्या निकाला जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट किसी कंडीशन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब उनको हम बाहर निकालते हैं, यानी उनको हम जब अलग करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। और रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहां तक हम लोग रिलेशन में पढ़ चुके हैं। देखिए, रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और फंक्शन क्या होगा, फंक्शन भी इसी रिलेशन से बनेगा। और फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। जो फंक्शन है वो रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है। अब ये स्पेशल केस में है क्या, कैसा, क्या हम ऐसा रिलेशन में कर दे कि वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, हम दो रिलेशन लेते हैं, दो सेट्स लेते हैं। एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट रखते हैं, कुछ भी रख लीजिए जो मर्जी हो आप में, चलिए 1 2 3। और सेट बी में हम रखते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब हम इनसे रिलेशन बनाते हैं। देखिए, 1 का रिलेशन हम मान लेते हैं अल्फा से है, 2 का रिलेशन बीटा से है, 3 का रिलेशन गामा से है। ये भी एक रिलेशन है। एक और रिलेशन हम लोग बनाते हैं इसी से, 1 2 3 से और अल्फा बीटा गामा से। चलिए, 1 का रिलेशन बीटा से और 1 का रिलेशन अल्फा से है, 2 का रिलेशन गामा से है। बस ऐसा ही। एक तीसरा हम लोग रिलेशन बनाते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये ए है और ये बी है, 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। अब देखिए रिलेशन कैसा बन रहा है, 1 का रिलेशन अल्फा से बन रहा है, 2 का रिलेशन किससे बन रहा है, बीटा से बन रहा है, 3 का रिलेशन भी बीटा से बन रहा है। कुछ इस टाइप का रिलेशन है। तो रिलेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ उसी रिलेशन में से कुछ स्पेशल केस हम बाहर निकालेंगे। उस स्पेशल केस यानी वो प्रॉपर्टीज को अगर वो फॉलो कर गया, तो हम उसको रिलेशन ना बोल के क्या नाम देंगे, फंक्शन देंगे। तो क्या फंक्शन रिलेशन होता है? बिल्कुल, सभी फंक्शन एक रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते हैं। तो कौन से रिलेशन फंक्शन कहलाएंगे, इस स्पेशल केस के थ्रू उनको पता चलेगा। अब देखिए वो क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। जब भी कभी हमें रिलेशन को फंक्शन बनाना है, यानी वो फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उसका डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ सेट बी। देखिए लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज, यूनिक इमेज। अब यहां पे यूनिक इमेज का मतलब क्या है, यूनिक इमेज का मतलब है वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और जो इमेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वन एंड ओनली वन होना चाहिए। उसी को हम एक और नाम दे रहे हैं, क्या, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आपके पास 3 एग्जाम्पल, अगर इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर दे, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कर दे, इसको एग्जाम्पल नंबर 3 कर दे, तो बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। क्या क्राइटेरिया है कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए के, उन सभी का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। और यूनिक का मतलब क्या, वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक इमेज बनना चाहिए, और सभी का बनना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 का कितना इमेज है, अल्फा, एक इमेज है। 2 का कितना इमेज है, बीटा, केवल एक इमेज है। 3 का कितना इमेज है, बीटा, इसका भी केवल एक इमेज है। और सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बना है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, अगर हम इसको ऐसे लिखे, रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, 1 का अल्फा से, 2 का बीटा से और 3 का गामा से। यही हमारा रिलेशन है। इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे आर की जगह हम एफ भी लगा सकते हैं। ये एक फंक्शन की क्राइटेरिया को भी डिफाइन कर रहा है। क्लियर हुआ, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। आइए सेकंड एग्जांपल समझते हैं।
क्या ये एक फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? तो पहला चीज हम देखेंगे कि जो सेट ए के एलिमेंट है उनका सभी का इमेज बनना चाहिए। तो हाँ ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, उन सबका सेट बी से इमेज बना है। तो पहली क्राइटेरिया फॉलो हो गई। दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या है कि जो इमेज होना चाहिए वन एंड ओनली वन इमेज होना, केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 1 का केवल एक इमेज है अल्फा से, 2 का केवल एक इमेज है बीटा से, 3 का केवल एक इमेज है गामा से। इसका मतलब है कि एग्जांपल नंबर 2 भी सेट फंक्शन की क्राइटेरिया को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, यानी ये भी एक फंक्शन है। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखिए, क्या ये एक फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? तो फंक्शन वाले केसेस में देखते हैं कि सबका इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे 3 का इमेज नहीं बन पा रहा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, 3 का कोई इमेज नहीं है, 3 का कोई इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि जो एग्जांपल नंबर 3 है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। एक और चीज समझिए, जैसे 1 का रिलेशन किससे हो रहा है? अल्फा से। तो जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1 का इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है सेट बी पे। और अल्फा का 1 से जो कनेक्टिविटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री इमेज। क्या नाम देंगे? प्री इमेज। तो अगर हम ए टू बी बात कर रहे हैं तो हम इमेज का नाम देंगे, और बी टू ए बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री इमेज। तो फंक्शन एफ ए टू बी, यहां पे ये क्या क्या कर रहा है कि फंक्शन ए से बी की तरफ है, यानी हमारा पहला वाला सेट ए है, दूसरा वाला सेट बी है, यानी पहले वाले सेट का सभी एलिमेंट का सेट बी से इमेज बनना चाहिए। और इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। इतना कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ फंक्शन में कि फंक्शन वो तभी होगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी से इमेज बनेगा, और इमेज कैसा होगा? वन एंड ओनली वन इमेज होगा। इसके केसेस में एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। एक सेकंड, ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। इसको इरेज कर देना है। देखिए जरा, क्या ये फंक्शन है या नहीं? क्या ये फंक्शन है या नहीं? देखिए, ये वाले केसेस है, ये वाले केसेस है, 1 2 3 4 है, यहाँ अल्फा बीटा गामा थीटा है। हमने 1 का रिलेशन बीटा को दिखाया, 2 का भी बीटा से, 3 का भी बीटा से, 4 का भी बीटा से। इसको अब एग्जांपल नंबर 4 कर लीजिए। क्या ये जो रे डायग्राम्स हम लोग दिखाए हैं सेट ए और सेट बी, क्या ये फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है? क्या ये फंक्शन है? तो हम बेसिक सा जो हमारा डेफिनेशन हम उसी को दिमाग में रखे रहेंगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो देखिए, 1 का किससे है? बीटा से, केवल एक इमेज है। 2 का किससे है? बीटा से, वो भी केवल एक इमेज है। 3 का किससे है? बीटा से, केवल एक इमेज है। और 4 का किससे है? बीटा से, केवल एक इमेज है। सबका इमेज बीटा पे बन रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको बस अपनी क्राइटेरिया देखनी कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बन रहा है। एक क्राइटेरिया पूरी हुई। और दूसरा क्या देखना है कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो ठीक है, ये एक इमेज है। तो अगर ये वाली क्राइटेरिया आपको दिख रही है तो ये फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो करता है, लेकिन ये वाली क्राइटेरिया अगर आपको दिख रही है तो ये फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन में फॉलो कर रहा है, फंक्शन के डेफिनेशन में बैठ जा रहा है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस रिलेशन को क्या नाम दे सकते हैं? फंक्शन दे सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल से रखते हैं। देखिए, ये जो क्राइटेरिया आपको मैंने बताया है, ये वाली क्राइटेरिया, ये क्या है? देखिए, यहाँ पे फिर से हम रे डायग्राम समझते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम नंबर रखें अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा। ठीक है, अब सर देखिए, 1 वाले केसेस में बीटा से बन रहा है, और 1 का इससे बन रहा है गामा से, 3 का थीटा से, बाकी सारी चीजें ठीक है। 8 2 3 4 सबका सिंगल इमेज बन रहा है, सबका इमेज तो बन रहा है, लेकिन 1 की क्राइटेरिया को देखिए, 1 का इमेज बीटा से भी बन रहा है, 1 का इमेज गामा से भी बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज तो बनना चाहिए, लेकिन इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। यहाँ पे एक से ज्यादा इमेज हो गया तो देखिए, ये वाली क्राइटेरिया नहीं दिख रही है, ये वाली क्राइटेरिया ऐसे जी। तो अगर ये वाली क्राइटेरिया आपको दिखे किसी भी रिलेशन में, और उस मतलब रिलेशन के पार्ट में जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं, तो वो फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। इमेज कैसा? इमेज का मतलब रिलेशन की बात ही कर रहे हैं हम ना, उसका बस नाम चेंज करते इमेज। तो सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। इमेज कैसा होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। इसके बाद देखिए, हमको जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज।
अगर ये आप डायरेक्टली इस चैप्टर पे आ गए हैं तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले रिलेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट करिए, फिर फंक्शन पे आइए, क्योंकि रिलेशन का ही स्पेशल केस क्या है, फंक्शन है। हमने क्या नाम दिया, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। किसी भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अब देखिए फंक्शन ए टू बी है, फंक्शन ए टू बी है, इसका मतलब क्या है कि ए फर्स्ट सेट है और बी क्या है, सेकंड सेट है, और उसके थ्रू ए टू बी में फंक्शन बनाया जा रहा है। तो किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए रिलेशन अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि जैसा जो कॉन्सेप्ट रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालने का था, सेम वही कॉन्सेप्ट फंक्शन में भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने का रहेगा। रिलेशन में हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालते कहते थे। रिलेशन में डोमेन क्या कहलाता है, सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं वो कहलाते थे डोमेन। फिर से ध्यान सुनिए, सेट ए के वो सभी एलिमेंट, अगर ये सेट ए है और यहाँ पे ये सेट बी है, तो सेट ए के वो सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये रख दिया। सेट ए के मान लीजिए ऐसे कुछ करके है, ये है सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो सेट बी से रिलेशन बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। ये था रिलेशन में। तो रिलेशन में एक कंडीशन और थी कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना जरूरी नहीं था। हो सकता था कि 1 2 3 का बने, 4 5 का ना बने, लेकिन जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सभी एलिमेंट का, सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनेगा। इसका मतलब डोमेन हमारा क्या होगा, सेट ए होगा। डोमेन हमारा क्या होगा, सेट ए होगा। हमने बताया ना कि सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, तो सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। और रिलेशन में डोमेन क्या था कि सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं, ये जो रिलेशन बना रहे हैं, तो जो बना रहे हैं इससे, और फंक्शन में तो सभी बना रहे हैं, इसलिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेट बी। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के वो सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, सेट बी के वो सभी एलिमेंट जिनका प्री इमेज बना है। और रिलेशन में हम लोग क्या बोल रहे थे, सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन बनाने में हेल्प किए हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, रेंज। तो सेम वही कंडीशन यहां है कि जो जो सेट बी के एलिमेंट जो क्या बना रहे हैं, प्री इमेज बना रहे हैं। प्री इमेज, प्री इमेज लिखते ही आपको समझ जाना चाहिए हम बी टू ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इस फंक्शन में डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो जाएगा सेट ए, कोडोमेन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सेट बी। और अगर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या होगा, तो सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है, बीटा का, गामा का, थीटा का, डेल्टा का। अल्फा का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा हमारे रेंज में नहीं आएगा। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा, रेंज की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा, बीटा होगा, गामा होगा, थीटा होगा और डेल्टा होगा। अल्फा रेंज में नहीं आएगा। अच्छा एक और चीज, जो रेंज है वो किससे बन रहा है, रेंज बन रहा है सेट बी वाले से। और पूरा का पूरा सेट बी क्या है, पूरा का पूरा सेट बी क्या है, कोडोमेन है। तो हम कह सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या कह सकते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हमेशा रिलेशन में भी ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन में देखिए फर्क क्या है रिलेशन और फंक्शन में। रिलेशन में सेट ए के एलिमेंट, सभी एलिमेंट डोमेन हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। लेकिन फंक्शन में पूरा का पूरा सेट ए डोमेन होगा ही होगा। अगर सेट ए डोमेन नहीं है इसका मतलब कि वो फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं कर रहा, मतलब फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बात क्या करेंगे। और कोडोमेन जैसे रिलेशन में था, सेट बी कोडोमेन था, तो यहां पे भी सेट बी हमारा क्या है, कोडोमेन है। रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, रेंज हमारे सेट बी से मिलता है और सेट बी के वो सभी एलिमेंट जिनका प्री इमेज बन रहा है वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे रेंज। और रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। सबसेट का मतलब है कि इसी सेट से फाइंड किया गया है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा कोडोमेन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन के कितने टाइप्स हैं, इसे रेज करते हैं और फंक्शन के टाइप देखते हैं। यानी अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट स्टडी हम लोग लगाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप्स के फंक्शन हमको पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी बुक आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, उन सारे टाइप्स को एक एक करके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए उसमें पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है उसका,
आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग टू कैपिटल R। fx इज इक्वल टू x टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाए fx इज इक्वल टू x का, fx को यानी फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x है। अच्छा, डोमेन को डोमेन रेंज में एक और चीज ध्यान में रखिए, किसी फंक्शन में जो इनपुट होता है वो होता है हमारा डोमेन, और जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जो हम इनपुट देते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा डोमेन, और इनपुट देने से कोई ना कुछ हमको आउटपुट मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो अब fx इज इक्वल टू x का डोमेन और रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ क्या होगा, ये तीनों चीज देखेंगे। देखिए fx इज इक्वल टू x है, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है, यानी ये जो x है, यहाँ पे जो x दिख रहा है ये वाला x, ये हमारा इनपुट है, यहाँ हम कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे, तो उससे हम क्या रख सकते हैं, x बिलोंग टू कैपिटल R, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो जब भी हम कोई रियल नंबर रखेंगे तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ये नंबर हमको देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो जो इनपुट है वो हमारा क्या कहलाता है, डोमेन, और जो हमको आउटपुट देता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रेंज। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x है, क्या हम रख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x को आप y भी बोल सकते हैं। अगर आप ग्राफ बनाना है x और y वाले टाइप का, तो ये हो जाएगा आपका x और ये आपका क्या हो जाएगा, y, और y का मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x। चलिए आइए कुछ वैल्यू रखते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, रियल नंबर है 1, यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 पे 1 मिल रहा है, यानी अगर हम इसको y मान ले तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 1, तो मान लेते ये 1 और ये 1 है तो ये 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मतलब इसका, तो f2 की वैल्यू क्या मिलेगा, f2 की वैल्यू मिलेगा 2, और f2 का मतलब क्या है, y है, जिसका मतलब y इज इक्वल टू क्या मिला, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर y इज इक्वल टू 2 मिल रहा, तो 2 2 ये बना दीजिए। इसी तरह से 3 3 4 4, अगर हम माइनस रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 भी रियल नंबर होता है, तो हमें ये क्या देगा, -1 देगा। x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन ऑफ -1 की वैल्यू हमको क्या देगा, -1 देगा, और फंक्शन ऑफ -1 यानी -1 रखे हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, y। तो x की वैल्यू 1 पे y, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू क्या है, -1, ये। इसी तरीके से ये देगा। अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसको मिला दे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा आपका जी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, fx इज इक्वल टू x का आप भी जानते हो, y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमारा बन जाएगा, y इज इक्वल टू x का। इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये तो हो गया इस फिगर, इसका ग्राफ, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन हमने बताया क्या, डोमेन क्या होता है, इनपुट, जो आप इनपुट देते हो वही डोमेन। हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं जिससे ये फंक्शन रियल फंक्शन कहे। ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं कि फंक्शन रियल बना रहे, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं, यानी डोमेन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। चलिए ठीक है, तो हम इनपुट दिए r यानी रियल नंबर, तो हमको आउटपुट क्या मिला, इनपुट अगर हम r दिए तो हमको आउटपुट में क्या मिला। तो अगर हम x की वैल्यू देखिए जो रख रहे हैं वही तो मिल रहा है, 1 रखने पर हमको 1 मिला, 2 रखने पर हमको 2 मिला, 3 रखने पर हमको 3 मिला, -1 रखने पर हमको -1 मिला। यानी अगर डोमेन r है तो रेंज भी क्या होगा, r होगा, रेंज भी क्या होगा, r। r का मतलब क्या है, रियल नंबर। नंबर सिस्टम में मैंने आपको जब सेट्स पढ़ाया था तो इसमें समझाया था। तो डोमेन भी r हो गया और रेंज भी क्या हो गया, हमारा r हो गया। क्लियर हुआ। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसे रेज कर देते हैं, एक पे एक बताते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। ग्राफ बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। दूसरा देखिए, हम लोग दूसरा देखते हैं जो है कांस्टेंट फंक्शन।
क्या नाम है इसका, कांस्टेंट फंक्शन। ये किस कैसा होता है, इसको आप ऐसे रख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। कॉन्स्टेंट का मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5/3, y इज इक्वल टू -3/2, कोई भी नंबर लीजिए, कांस्टेंट हो, वेरिएबल साथ में ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अगर इसका हमें ग्राफ बनाना होगा एफ एक्स इज इक्वल टू सी का, या प्लस माइनस सी भी हम दे सकते हैं, तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं c मतलब पॉजिटिव c है, तो कुछ होगा, मान लीजिए x की वैल्यू 2 होगा। देखिए यहाँ पे fx का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 2 होगा। तो अगर x इज इक्वल टू 2 है तो मान लीजिए ग्राफ ऐसे बनेगा, y इज इक्वल टू 2 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो हम मान लेते हैं ग्राफ ये है, ये क्या है, fx इज इक्वल टू c का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, fx इज इक्वल टू c का, यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, डिपेंड करता है कि ये प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस माइनस होगा तो इस साइड होगा, ये fx इज इक्वल टू, और अगर x इज इक्वल टू है 2, x इज इक्वल टू 3 है तो y एक्सिस के अलोंग बनेगा, और ऐसे क्या बन रहा है, x एक्सिस के अलोंग बन रहा है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डोमेन और रेंज देखते हैं, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट, और रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। इस fx इज इक्वल टू सी में x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, और कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब ऐसा रखने पर वो इमेजिनरी ना देते, रियल ही बना रहे, तो हम क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब कैपिटल R। और रेंज क्या होगा, अब जरा ध्यान समझिए, आप कोई भी x की वैल्यू 1 रखे पे c ही देगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी c देगा। भाई ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल रहता तब ना चेंज होता, कोई वेरिएबल नहीं तो नहीं चेंज होगा, तो क्या बना रहेगा, यही बना रहेगा। तो रेंज हमारा क्या होगा, c होगा, जो गिवन है वही हमारा रेंज होगा। तो डोमेन हो जाएगा हमारा रियल नंबर, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हमारा c। क्लियर हुआ, डोमेन हमारा क्या हो गया, रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, c। रेंज में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जबकि जब हम आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें डोमेन हमारा क्या था, r, और रेंज भी क्या था, r। लेकिन इसमें हमारा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, प्लस c, या एक्चुअली माइनस c भी बोल सकते हैं, जो भी रहेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, रेंज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए थर्ड, हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप लोग को पता ही होगी, पॉलिनोमियल क्या होता है, किस टाइप का होता है। fx इज इक्वल टू x0 a1 x1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब a4 x टू द पावर 4 डॉट 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 an x टू द पावर n टाइप का कोई अगर वेरिएबल्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसी टाइप का पॉलिनोमियल होता है। अब पॉलिनोमियल में उसमें जिसमें आप ये बोल सकते हैं x1 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 डॉट, क्या है, ये रियल नंबर है, और x1 x2 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। यही होने चाहिए, उनके पावर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये डेफिनेशन हम ये मान के चलते कि आपको अच्छे से आता है। तो अब हम इस डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इससे क्या क्या आपको मिलने वाला है, पॉलिनोमियल फंक्शन से आपको क्या क्या मिलने वाला है। मान लीजिए अगर कुछ इस टाइप का हो, केवल x हो, तो कौन सा हमारा हो गया था, आइडेंटिटी फंक्शन। इससे अगर हमें इस टाइप का फंक्शन मिले एक्स स्क्वायर, ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे। अगर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मिले तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है। तो ये दो देखते हैं, एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन। इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, स्क्वायर फंक्शन, ठीक। और इसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन। भाई क्यूब है तो क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर है तो स्क्वायर फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाना होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसे इरेज कर देते हैं कांस्टेंट फंक्शन को, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्स डैश,
वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश हो गया। बहुत सिंपल है, एकदम आसान से कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाएगा। तो देखिए, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। ग्राफ बनता कैसे है, हम x की वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलेगा, उस एक्स वाई को लेकर हम ग्राफ बना देंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा 1, फंक्शन ऑफ x मतलब y, ये दिमाग में रख दीजिएगा। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1 1, ये बन गया। अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 4, पॉइंट क्या हो जाएगा 2 4, तो देखिए 1 1 2 पे 1 2 3 4 मान लेते हैं, यहाँ पे बन गया। और x की वैल्यू 3 लीजिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, तो 3 9 तो 3 और 9 4 5 6 7 8, काफी यहाँ तक चला गया ये। इसी तरीके से नेगेटिव में आइए, x की वैल्यू -1 लीजिए, x की वैल्यू क्या -1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, तो y की वैल्यू 1, अप्रॉक्सीमेट 1 1 ये मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 लीजिए -2, तो y की वैल्यू क्या देगा -2 पे क्या देगा -2 का स्क्वायर +4, तो ये हो गया -2 और ये हो गया +4। यहाँ इसको इरेज कर दे रहा है, पॉइंट ये इरेज कर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ इधर ही बनेगा। अब मेन पॉइंट आप समझिए कि कहानी क्या कह रही है। ये f(x = x² का ग्राफ है, निगेटिव रखने पर भी हमको पॉजिटिव दे रहा है। देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा 0 रखने पर 0 ही देगा। ग्राफ हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसी में जुगाड़ बिठा लेते हैं, ठीक है जी। हो गया, ये जो ग्राफ है ये किसका है स्क्वायर फंक्शन का, f(x = x² का ग्राफ है। अगर हम इसका डोमेन और रेंज निकालना हो, क्या निकालना हो डोमेन और रेंज, ध्यान समझिएगा, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या है, हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इधर देखिए x की वैल्यू ये हम क्या रख सकते हैं कुछ भी, इधर तक +∞ तक, इस साइड -∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। यानी जब हम -∞ to +∞ रख सकते हैं तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा r। r का मतलब क्या है, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रेंज। रेंज हमको क्या मिलेगा, अगर हम डोमेन r लिए तो रेंज क्या मिलेगा, कुछ भी रखने पर हमको आउटपुट दे क्या रहा है, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं ओरिजिन से +∞ की तरफ, तो ये जो फंक्शन है ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक। अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव ले जाए, देखिए इस साइड नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर से y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये पॉजिटिव ही है। इसका मतलब है डोमेन r है, लेकिन रेंज हमारा क्या है r+ है। रियल नंबर तो मिल रहा है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है। इस ग्राफ के नीचे हमें ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसके नीचे हमें कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है। जो भी ग्राफ मिल रहा है हमको एक्स एक्सिस से क्या मिल रहा है ऊपर मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा डोमेन हमारा r है लेकिन रेंज हमारा क्या हो जाएगा r+। चलिए अब आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आया आपको, एकदम सिंपल था कि डोमेन हमारा रियल नंबर हो गया, रेंज हमारा क्या हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। r+ का मतलब क्या होता है पॉजिटिव रियल नंबर। अब अगर हम f(x = x³ का ग्राफ बनाए, f(x = x³ का ग्राफ बनाए तो देखिए वो कैसा बनेगा। अच्छा एक और चीज आपने पढ़ा है कि अगर x² है तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, 10th में हम लोग पढ़े थे ना, जब ग्राफ x² का बनाएंगे तो x एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा क्योंकि उसके 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक का ग्राफ बनाएंगे तो 3 टाइम्स कट करेंगे क्योंकि उसके 3 जीरोज होंगे, या केवल टच करके जा रहा है तो भी 2 जीरोज है और दोनों जीरोज आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये स्क्वायर का ग्राफ था। क्यूबिक में ग्राफ में देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1 का क्यूब 1, y हमको क्या देगा y का मतलब क्या फंक्शन ऑफ x क्या देगा 1, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1 1, सिंपल सा। x की वैल्यू 2 रखें तब देखिए y की वैल्यू हमको क्या देगा 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा 2 8। x की वैल्यू 3 रखें तो 3 का क्यूब क्या देगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो y = हमको मिल जाएगा 27, तो हो जाएगा 327। देखिए कितना तेज बढ़ रहा है, अब इतना बड़ा बनाएंगे नहीं लेकिन रख लेते हैं। x की वैल्यू 1 पे 1, ये x की वैल्यू 2 पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना लेते हैं। 3 पे 27, बहुत ऐसी, तो देखिए ये ग्राफ हमारा जो बन रहा है वो ऐसा बन रहा है,
यहाँ मान लेते ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था और ये 2 पे कितना है 8 है, यहाँ बना दें 3 पे कितना है 27 है ऐसा, और 0 पे कितना देगा 0, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या देगा 0। ये x की वैल्यू -1 रखी जरा तो y की वैल्यू पे देगा -1 ये, तो -1 पे -1 ये, x की वैल्यू -2 रखिए तो y की वैल्यू देगा -8, मतलब समझ रहे -2 पे -8 ऐसा, -3 पे -27, तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे टर्न हो जाएगा ऐसा। देखिए ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ये इधर भी ऊपर की तरफ जा रहा है फिर टर्न होते आ रहा है, ओरिजिन से टर्न होते हुए फिर ऐसा बन जा रहा है, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है, fx इज इक्वल टू x³ का ग्राफ है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होगा। देखिए मेन ग्राफ आपको समझाना नहीं है, मेन है आपको ये बताना कि क्यूबिक फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है, स्क्वायर फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है। ठीक है, आइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब होता है इनपुट। हम फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा आर, रेंज हमारा क्या मिलेगा, आर रखने पर देखिए हमको पॉजिटिव में भी इंफिनिटी दे रहा है, निगेटिव में भी, इधर हमको क्या मिलेगा -इंफिनिटी और ऊपर क्या मिलेगा +इंफिनिटी, यानी सारे के सारे नंबर मिल जा रहे हैं, तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इस तरीके से क्यूबिक फंक्शन का डोमेन भी आर होता है और रेंज भी क्या होता है आर होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल फंक्शन, क्या नाम देंगे, रेशनल फंक्शन। अब देखिए रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन ये क्या है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, 4th नंबर लगा दीजिए रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन देखिए कोई भी नंबर रेशनल कब होता है, जब वो p/q का फॉर्म हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों क्या है इंटीजर्स हो, यही कंडीशन होती है। अब इसमें हम ये बोल देंगे फंक्शन जो fx/gx का फॉर्म हो और gx डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो। अच्छा 0 क्यों नहीं हो, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा ये वैल्यू क्या होगी, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं कहलाएगी, ये कैसी हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। तो इमेजिनरी तो हमको पढ़ना नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, रियल वैल्यू फंक्शन पे, सारे टर्म्स रियल होने चाहिए। तो रेशनल नंबर कैसा होगा, fx/gx का फॉर्म होगा और gx डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो डोमेन हमको कैसे मिलेगा, डोमेन हम देख लेंगे कि gx डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमको क्या दे देगा डोमेन। रेंज क्या होगा, सेम हम डोमेन और रेंज इसके कॉन्सेप्ट पे निकाल लेंगे। तो अभी हम इस पे एग्जांपल लगाएंगे कुछ, तो हम लोग बेसिक तरीके से समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो fx/gx का फॉर्म होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 यानी कोई भी नंबर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है, अनडिटर्मिनेंट होता है, उसको फाइंड नहीं किया जा सकता, तो हम वो वैल्यू नहीं रखेंगे। चलिए तो ये था हमारा क्या, रेशनल फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1-2 फंक्शन और है, उसको भी देखेंगे। इस पे अभी सभी सारे पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी आप समझ लीजिए, सब पे 1-2 एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि जो ये फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज क्या है। अब हम लोग देखिए 5th नंबर पे रख लेते हैं, इसको भी रेंज करते हैं, चलिए इसे भी रेंज कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है, पहले देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या देख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन, क्या नाम देखेंगे, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और एक है जीआईएफ फंक्शन। क्या नाम है इसका, जीआईएफ फंक्शन, जिसको नाम हम लोग देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ये तीनों को बहुत कॉन्सेप्चुअली आप समझिएगा। बात पहला करते हैं मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस का मतलब होता है मॉड, मॉड मतलब जब हम किसी नंबर को मॉड में रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। जैसे अगर कोई नंबर -2 है, मॉड में रखा है तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है +2। अगर मॉड में 5 है तो इसकी वैल्यू मिलेगी 5, लेकिन मॉड में -5 है तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 5। यानी मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव फंक्शन को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग समझेंगे और इसका डोमेन और रेंज भी देखेंगे। देखिए मॉडुलस फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, fx = mod x, इस टाइप का होता है।
और मॉड एक्स को अगर हम रीअरेंज करें, क्या करें, रीअरेंज करें, फिर से लिख के दिखाएं, तो देखिए मॉड एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है एक्स और माइनस एक्स। मॉड एक्स के यानी फंक्शन ऑफ एक्स के दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव एक्स होता है और एक नेगेटिव एक्स होता है। इस पॉजिटिव एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है, 0 से ग्रेटर होती है, और नेगेटिव एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। इतना समझ में आया? अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव x, और x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव x। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो देखिए, अभी हम लोग बोले कि अगर आप f-2 की वैल्यू निकाले तो भी कितना आएगा, 2। ये क्यों आ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट से आप समझिए कि यहाँ पे जो fx इक्वल टू मॉड x है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आ रहा है। कैसे, जरा देखिए, आपने क्या रखा, -2, यानी x की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। तो जब 0 से छोटी होगी तो आप किस में रखेंगे, यहां पे रखेंगे, और यहां पे वैल्यू क्या है, -x। अब x की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, -2, तो -2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +2। अगर आपको x की वैल्यू 5 रखना है, मान लीजिए x इक्वल टू मॉड 5 है, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगा 5। क्यों 5 मिलता है, क्योंकि 5 जो नंबर है वो x से क्या, 0 से क्या है, बड़ा है, और 0 से ग्रेटर होने पर हम इसमें रखेंगे, और जब x की वैल्यू 5 ही रखेंगे तो 5 मिलेगा। लेकिन x की वैल्यू मान लीजिए मॉड में -6 है, यानी 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है, तो हम ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, और 0 से छोटे वाले कंडीशन में हमको क्या मिलता है, -x मिलता है, और -6 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, +6 मिल जाएगा। इस वजह से मॉडुलस हमेशा निगेटिव नंबर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं, इतना आपको हमको लगता है समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या है। तो इसके देखिए दो कंडीशन है। आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था जो क्या था, fx इक्वल टू x था। तो यहाँ पे देखिए fx इक्वल टू x भी है और fx इक्वल टू क्या है, -x भी है। और अगर fx इक्वल टू x का ग्राफ बनाए तो कुछ ग्राफ ऐसा बना था, ऐसा था। लेकिन fx इक्वल टू x कब तक लेंगे, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, मतलब ये वाले केसेस में लेंगे, ये वाला नहीं ले पाएंगे। ये कब मिलेगा, जब हम इधर जाएंगे, तो इधर हमको जाना ही नहीं है। अब इधर इस वाले केसेस में नहीं जाना, इधर जाना है तो इस वाले केसेस को लेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, 0 या 0 से बड़ी है, उस केसेस में हमको x मिलेगा। तो fx इक्वल टू x से ग्राफ है, हम देखें यहाँ पे, देखिए 0 से बड़ी रखिए, 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 2 आएगा, 3 रखने पे 3 आएगा, यानी जो नंबर है रखते जाएंगे वही हमको मिलता जाएगा। 4 रखेंगे तो हमको 4 मिलेगा, तो हमको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिल जाएगा जी। ये ग्राफ किसका है, fx इक्वल टू x का ग्राफ है। अब अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटा करें, मतलब इधर जाए, देखिए ये 0 है, 0 से बड़ा जाने पर ये वाला केसेस मिल रहा है, 0 से छोटा जाएंगे तो हमको क्या देगा, -x देगा। और -x का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव ही है। अभी तो बताया 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर इसमें रखेंगे, इसमें पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का। देखिए कैसे, x की वैल्यू 0 से छोटा -2 लीजिए, चलिए x की वैल्यू -2 लीजिए, इसमें पुट करिए तो -2 और पहले से माइनस तो क्या हो जाएगा, +2, यानी 2 पे हम -2 पे हमको क्या दिया, 2 मतलब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। -2 मान लीजिए यहाँ है, ये मिला 2। ऐसे -3 रखेंगे तो 3 देगा, -4 रखेंगे तो 4 देगा, 0 रखने पर 0 देगा। देखिए ग्राफ बन रहा है ऐसा, ये ग्राफ बनेगा, वी टाइप का ग्राफ बनेगा ना। तो जब भी मॉडुलस का ग्राफ बनाना होगा तो किस टाइप का ग्राफ बनता है, वी टाइप का ग्राफ बनता है, और वो हमेशा एक्स एक्सिस से अपर साइड बनता है, यानी पॉजिटिव होता है। चलिए यहां तक हम लोग समझे। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखिए हम लोग समझे थे कि डोमेन किसे कह रहे हैं, डोमेन इनपुट को, और रेंज किसे बोल रहे हैं, आउटपुट को। तो देखिए यहाँ पे इनपुट क्या है, हम क्या रख रहे हैं, ये वैल्यू भी रख रहे हैं, ये वैल्यू भी रख रहे हैं। इधर क्या होता है, +∞, इधर क्या होता है, -∞, +∞ से -∞ के बीच के सभी वैल्यू रख रहे हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, R, रियल नंबर। लेकिन हमको मिल क्या रहा है, इनपुट देने पर आउटपुट क्या मिल रहा है, हम तो रख दिए पूरा R, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। सॉरी, R का मतलब क्या, रियल नंबर, R+ होता है पॉजिटिव रियल नंबर। तो हमने इस साइड और इस साइड के सभी नंबर रख दिए। लेकिन हमको मिल क्या रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, हमको केवल और केवल पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, नेगेटिव नंबर तो मिल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में जो रेंज होगा वो होगा R+। R+ का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। R+ का मतलब क्या है,
पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर हुआ? ये हमको क्या मिल गया? आर प्लस। चलिए यहां तक तो हम लोग समझ गए कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। जैसे रेज करते हैं और देखते हैं सिग्नम फंक्शन। इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, आप एकदम परेशान मत होइए। जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सब पे एक दो एग्जांपल्स बिल्कुल सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, fx इज इक्वल टू मॉड x बाई x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू क्या देता है? 0। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें, थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हमें क्या देगा? देखिए fx इज इक्वल टू, इस मॉड x की वैल्यू क्या हो सकती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड x की वैल्यू x भी होता है माइनस x भी होता है। x कब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और x लेस देन 0 पे हमें क्या देता है? माइनस x। तो देखिए इक्वल टू 0 पे तो 0 है, इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा? या तो 0 से ग्रेटर होगा या तो 0 से लेस होगा। अगर 0 से ग्रेटर होगा तो हमें क्या देगा? x, और 0 से लेस होगा तो हमें क्या देगा? माइनस x। तो अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x ग्रेटर देन 0, अगर ये वाली केस है तो देखिए x ग्रेटर देन 0 पे हमको क्या देगा? x, और x बाई x देगा, और कट के वैल्यू कितनी आएगी? 1। और x लेस देन 0 पे क्या देगा? लेस देन 0 पे देगा माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स, और कट के वैल्यू कितनी आएगी? -1। और थर्ड है x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो इस तरीके से हमको क्या दे रहा है? -1 -1 और 0 दे रहा है। 1 कब दे रहा है? x ग्रेटर देन 0 पे, -1 कब दे रहा है? x लेस देन 0 पे, और 0 कब दे रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे। ये क्लियर हो गया? अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए सिग्नम फंक्शन का, तो देखिए ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इसका हो जाएगा, इसे रीच कर देते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का हो जाएगा। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, ये 0 पे तो 0 दिया, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर मतलब यहाँ पे कितना दे रहा है? 1। मान लेते हैं ये 1 है, ये क्या है? 1। तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। 0 पे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे होल बना दीजिए क्योंकि, और ये देखिए यहाँ 0 पे तो 0 दे दिया, लेकिन 0 से जितना ज्यादा हम ग्रेटर जा रहे हैं हमेशा वैल्यू एक ही मिल रही है, वो क्या है? 1। ये 1 की लाइन है। दूसरा क्या है? x लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब इधर जाएंगे, इधर इस साइड। तो अगर इस साइड जा रहे हैं तो हमें कितना दे रहा है? -1। तो ये बना दीजिए -1, ये 1 है, ये क्या है? -1। यहाँ पे होल बना दीजिए। होल का मतलब और डार्क का मतलब मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में, सॉरी सेट्स थ्योरी में, कि होल का मतलब है कि इस पे इंक्लूडेड नहीं, और डार्क का मतलब क्या? इंक्लूडेड है। तो ये वाली लाइन किसकी है? x से। देखिए x की वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब देखो 0 छोटा करते जा रहे हैं, और हमेशा क्या मिल रहा है? -1। तो देखिए हमेशा क्या मिल रहा है? -1 ये। और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर करते जा रहे हैं, तो हमें क्या दे रहा है? 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? 1। क्लियर हो गया? चलिए ये था सिग्नम फंक्शन का कंडीशन। अच्छा डोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन एंड रेंज क्या होगा इस फंक्शन का? तो देखिए डोमेन क्या है? हम क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू, ये x है, x डैश, y डैश। ये x और x डैश में हम कौन कौन से वैल्यू रख रहे हैं? सब रख रहे हैं। 0 से ग्रेटर भी रख रहे हैं, 0 से लेस भी रख रहे हैं, और 0 भी रख रहे हैं, तो सब तो रख ही दिए। तो डोमेन हमारा क्या हो गया? R। अब हम बात करेंगे रेंज की। रेंज हमको क्या मिलेगा? अगर हम x की वैल्यू r रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है रखने पर? चाहे हम कोई भी वैल्यू रखें, हम यही 3 वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगा, -1 मिलेगा और 0 मिलेगा। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा सिग्नम फंक्शन का? -1, 0 और 1। तो क्लियर हुआ? डोमेन हमारा क्या हो गया? रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया? -1, 0 एंड 1। चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब लास्ट टॉपिक बच गया हमारा GIF फंक्शन का, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम देते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए इसका मतलब है कि जो भी नंबर GIF में होगा, GIF को इंडिकेट कैसे करते हैं? बिग ब्रैकेट से। जैसे x इज इक्वल टू लिखा है GIF ऑफ 2, क्या लिखा है? इसका मतलब क्या लिखा है? ये GIF ऑफ 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है? जो भी नंबर देगा वो क्या होगा? एक इंटीजर होगा, पहली चीज। और वो क्या होगा? जो नंबर दिया है उससे कम या वही इंटीजर मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू x। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो आप लिख लीजिए लेस देन
लेस देन और इक्वल टू एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो इससे छोटा या तो इसी के इक्वल, क्या, इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेकिन हमें क्या मिलेगा, वो इंटीजर मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो नंबर जीआईएफ में होगा वही नंबर मिलेगा, या उससे क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। या आप बोलिए तो आप बोलोगे सर छोटा मिल रहा, नाम तो ग्रेटेस्ट है। कहने का मतलब है जो नंबर दिया है उस नंबर से छोटे नंबर जितने भी होंगे उसका सबसे बड़ा इंटीजर कहलाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में नहीं आया? चलिए अच्छा एक एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, समझ जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है जी आई एफ ऑफ 2, तो देखिए ये इंटीजर है तो हमको यही मिल जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है जी आई एफ ऑफ 2.98, ये लिखा है। क्या 2.9 है, नंबर लाइन पे बनाइए, ये नंबर लाइन है, ये है मान लीजिए 2.98। 2.98 जब बना है, अब कह रहा है लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, इससे छोटा या यही इंटीजर, तो ये तो पहली बात तो इंटीजर है नहीं, तो 2.98 इसकी वैल्यू नहीं आएगी। इससे छोटा, छोटे का मतलब देखिए बहुत सारे इंटीजर मिलेंगे, कौन कौन मिलेगा इससे छोटा, सबसे पहले इंटीजर आएगा 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, डॉट 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 इंफिनिटी तक चलता जाएगा, चला जाएगा। अब इस इतने सारे इंटीजर में जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वही इसकी वैल्यू होगी। तो इसका सबसे बड़ा इंटीजर क्या -4 मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2 है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? इसीलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट है लेकिन कब? जो वैल्यू दिया है उससे छोटे इंटीजर जितने होंगे उसका जो सबसे बड़ा इंटीजर है। अब जो वैल्यू दिया 2.98 से छोटे इंटीजर कौन? क्योंकि 2.98 इंटीजर नहीं है, इससे छोटे कितने इंटीजर होंगे? तो देखिए 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे बहुत सारे इंटीजर होंगे, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? तो 2 है, इसीलिए तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए आप खुद से बताइए, x इज इक्वल टू लिखा है -6, प्लस में रखते हैं 6.66, ये लिखा है। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.66 की? देखिए ये नंबर लाइन है, ये रख लीजिए 6.66, तो इससे इसके इधर जाएंगे, इससे छोटे में जाएंगे, तो इससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा? 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 चलता जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 6, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6। चलिए कुछ और देखते हैं। चलिए बताइए x इज इक्वल टू 9.9999 का इंटीजर कितना मिलेगा? बताइए आंसर इसका कितना आएगा? 9.9999। इसका जीआईएफ क्या मिलेगा आपको? इसको इरेज कर दे रहा है, देखिए इसका आंसर आएगा 9। और रखते हैं 2.2345678 बताइए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? ये भी जीआईएफ है, इसका भी वैल्यू कितना मिलेगा? 2। अच्छा चलिए अब नेगेटिव लेते हैं, -3 केवल लिखा है, इसका इंटीजर क्या मिलेगा? -3 इंटीजर है, ठीक है, आंसर आ जाएगा -3। लिखा है -3.3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चलिए कमेंट करके बताइए कि जीआईएफ में -3.3 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? चलिए देखते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं। ये नंबर लाइन हो गया, -3.3 मान लेते हैं, यहाँ पे है। इस साइड आइए, इस साइड, तो इस साइड नंबर क्या मिलेगा? इधर वाला नंबर क्या होगा? 4 होगा, -4, ये -5, ये -6, ये -7, -8, इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? -4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। चलिए एक और क्वेश्चन रखते हैं, -9.867, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगा? हाँ इसकी वैल्यू आएगा -10। खैर अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन में अगर हम इसको इंडिकेट करें तो उससे क्या लिखना है? लेस देन और इक्वल टू एक्स वाली केसेस में अगर हम जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू एक्स वाली केसेस में जाएंगे तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा? चलो ये था कॉन्सेप्चुअल जीआईएफ का। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या मिलेगा? इसका ग्राफ क्या मिलेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ जीआईएफ का।
हमने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, तो हमें क्या दे रहा है, जो भी नंबर चाहिए वो नंबर या उससे कम दे रहा है। आइए कर देते हैं। चलिए, अगर हम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3, बस इतना बहुत है। 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी नंबर रखेंगे तो हमेशा क्या देगा, 0 देगा कि नहीं। 0.123 हमेशा क्या देगा, इसका जीआईएफ क्या आएगा, 0। 0.9 का जीआईएफ क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, मतलब 0 से 1 के बीच में हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। 1 से 2 के बीच में हमें क्या दे रहा है, 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में जाएंगे तो 1 पे तो हमको देगा 1, 1 पे देगा कितना, 1। 1 से चाहे जितना आगे बढ़ते जाएंगे, यहां तक जाएंगे तो हमें क्या देगा, यहां पे हमें क्या देगा, 1 से 1.2 का भी 1, 1.3 का भी 1, 1.5 का भी 1, तो ये वाली 1 वाली लाइन है। लेकिन जैसे हम 2 पे जाएंगे तो 2 पे हमको देगा 2। 2 से 3 के बीच में क्या देगा, 2 देगा। जैसे हम 3 पे जाएंगे तो 3 पे हमको देने लगेगा 3, मान लेते हैं ये 3 है ये, और 3 से 4 पे हमको क्या देगा, ये केवल और केवल 3 से 4 पे हमको क्या देगा, 3 देगा। ये हमको कितना देगा भाई, 3 से 4 पे हमको कितना देगा, 3 देगा। तो कुछ इस टाइप से जीआईएफ का हमें क्या ग्राफ मिलेगा। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुआ। तो ये था जीआईएफ फंक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे, इन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन का वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।